8%, लगभग 8.5% की थर्ड क्वार्टर की जीडीपी, जो पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले पॉजिटिवली सरप्राइज कर रही है पूरे मार्केट को। 4.3 पिछले साल इसी क्वार्टर में थी, यानी थर्ड क्वार्टर में, इस बार आई है 8.4%। पहले क्वार्टर की, दूसरे क्वार्टर की भी रिवाइज करके 8% से ऊपर रखी गई है। और पूरे साल का, यानी जो हम FY24 क्लोज करेंगे, उसका अनुमान भी रिवाइज करके 7.6 कर दिया गया है, जो बहुत मोटे तौर पर अगर आप देखें या Q3 का ही देखें तो RBI के अपने अनुमान से लगभग 2% ज़्यादा है। ये बहुत बड़ा जंप है। इसको समझना है हमें कि इतनी बड़ी ग्रोथ कहाँ से आई, क्या रीजंस थे, और कुछ लोग जो GVA को लेकर के, यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड को लेकर के जो क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है, इन सब को समझेंगे। जैसा कि हमने कहा, हमारे साथ सौम्यकांति सर हैं। सौम्यकांति सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर, और बहुत शानदार नंबर के लिए हम सबको आपको बधाई। तो पहले तो सर बिल्कुल हमें ये बेसिक समझाइए कि ये इतना शानदार नंबर किसी ने उम्मीद नहीं की थी, इवन RBI ने उम्मीद नहीं की थी, कैसे आया सर? देखिए, ये जो नंबर है, ये नंबर काफी अच्छा इनकरेजिंग है। एक्चुअली मार्केट में जो तेरे दो पार्ट होता है, आपने बोला कि GVA एंड GDP पार्ट। GVA के साथ आप अगर टैक्सेस जोड़ते हैं और सब्सिडीज निकाल देते हैं तो आपको GDP मिलता है। तो GVA ग्रोथ रेट में मार्केट में जो कॉन्सेंसस था अराउंड 6.5%, उसी टाइप का नंबर है। लेकिन GDP में आपको आपकी अच्छी खासा जंप आया, 8.4%। एंड लास्ट दो क्वार्टर का भी नंबर ऊपर गया है। एंड मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ, हाँ, GDP और GVA में काफी ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन ये बात भी है, एक देश के अगर टैक्स कलेक्शंस, नेट डायरेक्ट टैक्सेस अगर 32% में ग्रो कर रहे हैं, उसका मतलब कि पीपल आर अर्निंग मनी, पीपल का पैसा आ रहा है, टैक्स पे कर रहा है। क्योंकि GST आपको पता है कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, अगर कंजम्पशन नहीं करेंगे तो टैक्स आप नहीं दे पाएंगे। तो मुझे लगता है कि उसी हद तक ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स एक्चुअली हैज टेकन द मार्केट बाय सरप्राइज, क्योंकि 8% के ऊपर ग्रोथ रेट होना बहुत मुश्किल था। जो अच्छी बात है कि अगले FY22 में ग्रोथ रेट 9.7% हो गया, और उसके बाद लास्ट ईयर 7% हुआ। और सबसे जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि अगर जो मार्केट के लिए वेरी एनकरेजिंग होगा, अगर आप लास्ट 10 साल का सेविंग्स रेट देखें, इन्वेस्टमेंट रेट देखें, उसको अगर आप, जो हम इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट होता है कि कितना कैपिटल एफिशिएंट है, अगर आप उसको कैपिटल आउटपुट रेशियो के साथ कंपेयर करें, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, उससे 8% ग्रोथ जो इक्वेशन जो है वो आना उतना मुश्किल नहीं लगता है। क्योंकि अभी जो सेविंग्स रेट है इस साल आई थिंक अराउंड 30.2% है, इन्वेस्टमेंट रेट है 32.2%, और कैपिटल आउटपुट रेशियो आपका है 4.4। तो अगर आप उससे डिवाइड करें, आपको जो नंबर मिलेगा वो 7.5% के ऊपर है। जी, तो फिर अगर ये जो लोग थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि अरे GVA में तो उस तरह ग्रोथ नहीं है, केवल टैक्स कलेक्शन के, बट वो भी तो उसी का पार्ट, जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि डायरेक्ट टैक्स से मतलब इनकम बढ़ रही है, इनडायरेक्ट मतलब कंजम्पशन, वो भी 27% बढ़ के आ रहा है। GST का नंबर भी अगर आप लगातार देखें तो हाईस पे हाई बना रहा है। तो क्या ये आंकड़ा जो रिवाइज किया गया, इसका भी कुछ इम्पैक्ट था कि जो FY22 में हमने बहुत रिवाइज किया अपवर्डली, और फिर 22 में क्या उसका भी इम्पैक्ट थोड़ा सा माने? हाँ, एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ। जब आपको पता है, जब पैंडेमिक हुआ था तब सारे जो एस्टिमेट्स आए थे वो सारे बोला था कि डबल डिजिट कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेकिन अल्टीमेटली जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है वो 5.8% हुआ। सो बेसिकली जब इंडियन इकोनॉमी का रेजिलियंस उसी टाइम अंडर एस्टिमेट किया था, सेम हिसाब से अगर आप देखें, उसके अगले साल जब इकोनॉमी ग्रो किया, पहले ये ग्रोथ रेट था 9.1%, फिर हुआ 9.2%, फिर 9.7% हुआ, और इसमें और एक रिविजन होने वाला है। तो उसका मतलब जब नीचे गया था मार्केट को, जो हाँ एस्टिमेट्स है उसको पकड़ नहीं पाया, कि बहुत ज्यादा उन्होंने डिक्लाइन सोच रहा है। जब ऊपर गया है उसी टाइम में ऊपर ज्यादा गया। तो दोनों तरफ अगर देखे तो इकोनॉमी का जो रेजिलियंस है, जो स्ट्रेंथ है, रिकवरी है, आई थिंक वो अच्छे खासा है। एंड ये मार्केट को काफी, हम सबको सरप्राइज किया है कि इंडियन इकोनॉमी इतना रेजिलियंट हुआ लास्ट 3-4 साल में। दादा, Q4 में फिर क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? मुझे लगता है जो 7.6 है, ये भी Q4 के बाद अपवर्डली रिवाइज होकर 8 के ऊपर चला जाएगा पूरे साल का।
नहीं, ये तो मुझे लगता है होगा, क्योंकि आपको हर क्वार्टर का ग्रोथ रेट 8% के ऊपर है इस साल, लेकिन फोर्थ क्वार्टर का जो ग्रोथ रेट हमने इनपुट किया है 7.6 के, उसका 5.9% हुआ है। लेकिन 5.9% तो होगा नहीं, उससे ज्यादा ही होगा, काफी ज्यादा, क्योंकि जो इंडिकेटर्स है जनवरी फरवरी मार्च में अभी तक वो अच्छा खासा जाम दिखा रहा है। तो अगर ऐसे चलते हैं कि 7.6% ऊपर जाएगा, हो सकता है कि 8% का बराबर आ जाए। और मैं आपको जो एक सिंपल एस्टिमेट दिया, अगर आप ओवरऑल इन्वेस्टमेंट रेट सेविंग्स रेट इस साल देखें, इन्वेस्टमेंट रेट अराउंड होगा आपका 33.7% ऑफ जीडीपी और सेविंग्स होगा अराउंड 32.3% ऑफ जीडीपी। उसको अगर आप कैपिटल आउटपुट रेशियो से डिवाइड करें, जो 4 और 4.2, आपको एक नंबर मिलता है जो 8% का बराबर है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, अगर इफ वी डू वेल, अगर हम सब ठीक ठाक करें, टैक्स कलेक्शन ऐसे रहे, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज ग्रोथ अच्छा रहे, और एग्रीकल्चर में इस साल थोड़ा सा रिकवर हुआ, 8% ग्रोथ होना फ्यूचर में उतना मुश्किल नहीं लग रहा है। 8% मुश्किल नहीं लग रहा है, सब कुछ अगर ठीक चल रहा, जो कि अभी तक ठीक चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। दो सेक्टर का आपने सर जिक्र किया, एक मैन्युफैक्चरिंग, इसने भी जबरदस्त सरप्राइज किया, -0.2 से 10.6%, और एग्रीकल्चर जो है वो कम हुआ। इनको कैसे एक्सप्लेन करें? हालांकि इस साल लोग कह रहे हैं कि अभी तक के जो बहुत लूज एस्टिमेट है मानसून के, वो नॉर्मल जैसे अभी बताए जा रहे हैं। लेकिन एग्रीकल्चर के पहले मैं एग्रीकल्चर के बारे में बोलना चाहता हूँ। आई थिंक ये एग्रीकल्चर के लिए काफी हद तक लिख चुका है कि एग्रीकल्चर में आपको अच्छा नहीं कर रहे, जो ग्रोथ है वो ग्रोथ कम आया है, ये तो ठीक है। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में मुझे लगता है कि काफी ज्यादा चेंजेस हो रहा है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, एक्चुअली काफी सारे इंटरेस्टिंग इंटीग्रेशन चल रहा है। ये कल अगर आप कुछ दिन पहले आपने एमपीसी का डेटा देखा, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसके जो एक डेटा आया, और कल का डेटा में भी ये दिखाई दे रहा है, जो रूरल मोबिलिटी है, रूरल मोबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसका मतलब क्या हुआ कि ये इतना अच्छा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो फार्मर्स है, जो सेलर्स है, वो सारे रूरल एरिया से जाके अर्बन एरिया में उसका प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो उसका मतलब ये है कि दोनों को बीच एक हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन हो रहा है। तो जो हम सोच रहे हैं कि रूरल में स्लो डाउन है, एक्चुअली वो अर्बन में एक जाम दिखा रहा है, बिकॉज रूरल का पॉपुलेशन जाके अर्बन में वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। आई थिंक ये सारे जो ट्रेंड्स निकल के आते हैं, ये ट्रेंड्स डाटा में नहीं रहते हैं, लेकिन अगर आप ठीक तरफ से डेटा को देखें, मुझे लगता है कि ये ट्रेंड्स को भी चर्चा होना चाहिए। उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ है, आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है। कॉर्पोरेट रिजल्ट्स अगर आप देखें, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स काफी अच्छा हुआ है, इनपुट कॉस्ट का डिक्लाइन हुआ है, एंड उसका पूरा फायदा मिला है कॉर्पोरेट सेक्टर को। प्रॉफिटेबिलिटी का भी ग्रोथ हुआ है अच्छा खासा। तो मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग, और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एमएसएमई सेक्टर और एग्रीकल्चरल सेक्टर, कल क्रेडिट का भी डेटा आया, टोटल क्रेडिट ग्रोथ सिस्टम में अप्रैल टू जनवरी पहले 10 महीने में 24 ट्रिलियन हुआ, उसका 27% एग्रीकल्चर एमएसएमई में गया। वन इकोनॉमी कैनॉट, दीज टू सेक्टर्स कैनॉट डू बैडली अगर उसका 27% आपको एग्रीकल्चर एमएसएमई सेक्टर में जा रहा है। तो मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि जो मैन्युफैक्चरिंग का जो ग्रोथ है, वो अच्छा चीज है कि वो ब्रॉड बेस्ड हो रहा है, क्योंकि एसएमई सेक्टर में भी अच्छा ग्रो हो रहा है। तो सारे चलते अगर हम इस मोमेंटम को मेंटेन कर पाए, मुझे नहीं लगता कि अगले साल भी ग्रोथ रेट जो अभी जो सरप्राइज है, अगले साल भी हम सरप्राइज दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एन अपवर्ड रिविजन। बहुत इंटरेस्टिंग। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि सौम्या सर से हमने जब पिछली बार बात की थी, तो उन्होंने हमें यही बात समझाई थी कि रूरल ग्रोथ या रूरल डिमांड को ट्रैक करने का तरीका बदल गया है। और उसके बाद देखिए, जब कंजम्पशन पैटर्न का डेटा आया तो वो उसको प्रूव करता था, और फिर अब हम लोग जीडीपी के नंबर में वही देख रहे हैं। और अभी सर ने फिर उसको एक्सप्लेन किया कि इसको कैसे समझना चाहिए, कहीं हम लोग गलती तो नहीं कर रहे कि उसको उसकी ट्रैकिंग में उसको मिस कर जाते हैं और नंबर में रिफ्लेक्ट नहीं होता। सर एक चीज़ और हम लोगों को समझाइए कि अगर हम देखें कि जो ओवरऑल कंजम्पशन का हमारा है 9 मंथ का, वो बहुत स्ट्रांग नहीं दिख रहा, जो कि लगभग 58-57% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। क्या ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी फॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में और बहुत सारे अलग अलग पॉकेट्स कैप्चर नहीं हो पाते हैं, धीरे धीरे ये सब चीज़ें मैच करेंगी? नो, ये बात आप सही बोला, क्योंकि कंजम्पशन ग्रोथ में तो जो आपने 3% ओवरऑल ग्रोथ है, वो तो स्लो डाउन दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें मैंने एक चीज बोलना चाहता हूँ,
कि अगर आप इक्वेशन देखें, ये मैथमेटिकल एक ओबीएस मैथमेटिक्स है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट रेट अगर आप इतना बढ़े तो उसमें कंजम्पशन अभी उतना पिकअप नहीं हुआ। लेकिन इसमें मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, ये बाकी का सारे कंट्रीज का भी है, इंडिया में भी है। पैंडेमिक के टाइम आपको क्या हुआ था, काफी सारे जॉब मार्केट में रिवर्स माइग्रेशन हुआ था। अगर आपको पता है कि उसी टाइम काफी सारे लोग एग्रीकल्चर में वापस चला गया, उसके बाद से एग्रीकल्चर में फिर वो लोग रिटर्न करना चालू हो गया। तो मुझे लगता है कि ये जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ था, उसको लेके थोड़ा बहुत उसके ऊपर कंजम्पशन के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन आगे चलते जैसे रिवर्स माइग्रेशन एग्रीकल्चर से फिर लोग अर्बन में आएंगे और उसका ट्रेंड्स अभी दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि ये कंजम्पशन ग्रोथ में जो अपरेंट जो लगता है कि स्लो हो गया, उसमें करेक्शन आएंगे। और दूसरा चीज है कि कंजम्पशन ग्रोथ जो हो रहा है, वो बॉटम ऑफ द पिरामिड में भी हो रहा है। तो उसका मतलब अगर कम भी है, लेकिन उसका जो ओवरऑल ब्रॉड बेसिंग है, वो बॉटम ऑफ द पिरामिड में शायद ज्यादा हो रहा है। उसके लिए इतना अच्छा जबरदस्त उसको देखा ही नहीं दे रहा है। बट आई एम सैंग्विन कि आगे चलते अगर इन्वेस्टमेंट ऐसे चलते रहा तो कंजम्पशन में पिकअप, ब्रॉड बे और ज्यादा पिकअप आने ही वाला है। इस पर दादा एक छोटा सवाल, आखिरी सवाल, कोई ऐसी चीज जो जिस पर नजर रखनी है? देखिए, अभी तो नजर रखने के लिए मुझे सिर्फ लगता है कि एक्सटर्नल सेक्टर को थोड़ा सा देखना है, क्योंकि अभी भी फेड के ऊपर, फेड का अगर आप डेटा देखें, यूएस जो मैं अभी आपको बोल रहा था, यूएस का भी लेबर मार्केट अभी भी बहुत टाइट है। वो इतना रेट हाइक करने के बाद भी वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट नीचे होने के, वहां भी सेम प्रॉब्लम है, क्योंकि वह स्किल लेबर नहीं मिल रहा है, तो जिसको मिल रहा है वो ज्यादा वेज दे रहा है। तो अगर ऐसे चलते रहे तो यूएस का लेके अनसर्टेनिटी बजाय रहेगा। लेकिन मेरा जो बात है कि 8% ग्रोथ अगर इंडियन इकोनॉमी करे, आरबीआई कैन आल्सो टेक कंफर्ट, क्योंकि वो इन्फ्लेशन और कुछ देर तक रेट को होल्ड कर सकते हैं 6.5% लेवल में। लेकिन ये इशू ओनली कॉन्सर्न कुड बी, कॉन्सर्न में नहीं बोलूंगा, ओनली पॉइंट ऑफ कॉशन कुड बी कि एक्सटर्नल सेक्टर, क्योंकि उसके अनसर्टेनिटी अभी भी बरकरार है। वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, बहुत ज़रूरी बात है कि अपवर्डली रिवाइज हो सकता है अगले साल का भी, इस साल का तो होगा ही होगा FY24 का। दूसरा ये कि इतनी सॉलिड ग्रोथ है तो हो सकता है कि आरबीआई कुछ समय तक और डिले कर दे रेट कट को, इसलिए बहुत उम्मीद मत रखिएगा। तो अच्छा, हमें ज़रूरत भी है, इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है तो फिर क्यों इतनी जल्दबाजी करनी। सो हमें सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत अच्छे से हमको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये जो दमदार जीडीपी का नंबर आया है ना, इस पर शक मत करिए, ये रियल है और बहुत रोबस्ट है और आगे भी ये जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद मार्केट अपडेट।